हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो विषय वस्तु है इस वीडियो सेशन का वो है टॉप फैक्ट्स। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ये जितने भी आज हम लोग फैक्ट्स को देखेंगे ये पिछले वर्षों में ये कमीशन के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कमीशन का एग्जाम कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनमें ये सारे के सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के विभिन्न एग्जाम्स में ये सारे बात आ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। ये सभी बातें आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इसी तरह के बातों को ना घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से। पहले बात हम लोग करते हैं कुछ विटामिन से रिलेटेड। हम बात की शुरुआत करते हैं विटामिन से। तो चलिए सबसे पहले विटामिन ए के बारे में हम जानते हैं कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है ना। सवाल है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, कौन सा विटामिन इन्फेक्शन से लड़ता है, तो वह है विटामिन ए। ठीक है ना। चलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन, ठीक है ना, ये मतलब एंटी इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो इन्फेक्शन से लड़े, शरीर में जो इन्फेक्शन से लड़े उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। चलिए ये हमारा फैक्ट नंबर 1 रहा। चलिए फैक्ट नंबर हम 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए एक चावल का नाम है गोल्डन राइस। ठीक है ना, आपने सुना होगा है ना, गोल्डन धान, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो वह है विटामिन ए। एक्चुअली क्या होता है कि बीटा कैरोटीन नाम का इसमें चीज पाया जाता है। ठीक है ना। और ये बीटा कैरोटीन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा गया है कि किस विटामिन कि गोल्डन राइस में, ठीक है ना, सुनहला धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो वह है विटामिन ए। चलिए गोल्डन राइस में विटामिन ए, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 2 रहा। पॉइंट नंबर हम 3 के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि हमारा पॉइंट 3 क्या है। विटामिन B1, इसको कहते हैं एंटी न्यूरोटिक फैक्टर, है ना। विटामिन B1 का एक नाम है ना, इसको एक नाम, वैसे तो थायमिन इसका रासायनिक नाम है, लेकिन इसको कहा गया है एंटी न्यूरोटिक फैक्टर क्योंकि यह विटामिन बेरी नाम के डिजीज से लड़ता है। ठीक है ना। चलिए विटामिन B1 का एक अन्य नाम क्या है, विटामिन B1 को, ठीक है ना, एंटी न्यूरोटिक, है ना, फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसका थायमिन इसका रासायनिक नाम है, लेकिन चूंकि ये बेरी नाम के एक डिजीज से लड़ता है, ठीक है ना, जो कि न्यूरोसिस से उसका संबंध है, इसलिए इसको कहा गया है एंटी न्यूरोटिक फैक्टर। ठीक है ना। विटामिन B1 को एंटी न्यूरोटिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 4 क्या है। देखिए विटामिन B1 का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, रिचेस्ट इसका सोर्स है तो गेहूं की रोटी और दलिया। गेहूं की रोटी और दलिया में सबसे ज्यादा विटामिन B1 प्राप्त होता है, हालांकि इसका और भी सोर्स है। चलिए विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो गेहूं की रोटी और दलिया। ठीक है ना, ये विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए देखिए बेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है, ये उन क्षेत्रों में होता है जहां पर पॉलीसराइस, है ना, पॉलीसराइस वहां का मुख्य भोजन होता है। पॉलीसराइस खाने से, अगर हम कह सकते हैं पॉलीसराइस खाने से किस विटामिन की कमी हो जाती है या वो बेरी रोग पैदा करता है, तो वो है विटामिन B1। ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पॉलीसराइस जिन क्षेत्रों में ज्यादा कंज्यूम किया जाता है वहां पर बेरी नाम का रोग होता है। चलिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट नंबर 5 देखते हैं। चलिए पॉलीसराइस, ठीक है ना, का
सेवन, ठीक है ना, पॉलिश राइस का सेवन कौन सा बीमारी पैदा करता है? बेरी बेरी, ठीक है ना, बेरी बेरी नामक रोग पैदा करता है, नामक रोग पैदा करता है। चलिए, ये सारी बातें जो हैं वो स्टेट पीसीएस या दूसरे एग्जाम्स में ये सारी बातें पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाले हैं। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखिए, सबसे सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, सबसे पहले किस विटामिन को ज्ञात किया गया? तो वह है विटामिन सी, ठीक है ना, विटामिन सी को सबसे पहले ज्ञात ये होने वाला विटामिन है। चलिए, सर्वप्रथम है ना ज्ञात, है ना, फर्स्ट नोन, इसको इंग्लिश में कहें तो ज्यादा आप समझेंगे, फर्स्ट नोन विटामिन, फर्स्ट नोन विटामिन, है ना, ये कौन सा भाई विटामिन है? सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी, ठीक है। चलिए चलिए, किस विटामिन का एक अन्य नाम फोलिक अम्ल है, फोलिक एसिड है? तो वह है विटामिन B9, ठीक है ना। चलिए, किस विटामिन का, सवाल के रूप में है, किस विटामिन का एक अन्य नाम, एक अन्य नाम, ठीक है ना, फोलिक अम्ल है, फोलिक एसिड है। चलिए, तो इसका आंसर होना चाहिए विटामिन B9। B9 का एक अन्य नाम जो है वो फोलिक एसिड है, ठीक है ना। आरबीसी के निर्माण में इसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग पैदा होता है, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। विटामिन बी, ये तो 9 वाली बात हो गई। विटामिन जो है होता है ना, वो क्या कहते हैं? B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात जो है ना कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि किस विटामिन में है ना कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट युक्त विटामिन का नाम है विटामिन B12, ठीक है ना। चलिए, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले के समय में नाविकों, जो नाविक जो होते थे, ठीक है ना, सेलर्स जो होते थे, उनमें कौन सा रोग कॉमन रोग होता था? उनको सबसे जो कॉमन उनमें रोग होने वाला था वो स्कर्वी था, चूंकि है ना फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते थे और विटामिन सी का अभाव रहता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्राचीन समय में नाविकों में है ना होने वाला जो आम बीमारी थी वो स्कर्वी थी। चलिए, प्राचीन काल में नाविकों, सेलर्स, ठीक है ना, नाविकों में होने वाली है ना बीमारी का नाम क्या था? है ना, जो कि नाविक को ये बीमारी हो जाता था, तो वो है स्कर्वी, ठीक है ना, विटामिन सी की कमी से। देखिए, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध खाता है, केवल दूध पीता है, अंडा खाता है और ब्रेड खाता है, मतलब उनका यही एक भोजन है, उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? केवल दूध पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को विटामिन सी की प्राप्ति नहीं होती है, अतः वो व्यक्ति जो सिर्फ दूध पर आश्रित रहता है उसको स्कर्वी होती है, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। दूध पर आश्रित व्यक्ति को, ठीक है ना, होने वाली बीमारी कौन सी है भाई? तो होने वाली बीमारी स्कर्वी। चूंकि देखिए, दूध में सब कुछ मौजूद होता है, जो आवश्यक खनिज हैं, जो आवश्यक विटामिन हैं, हर चीज मौजूद होता है जो शरीर को चाहिए, लेकिन उसमें विटामिन सी का अभाव होता है। और सी के अभाव होने से यदि कोई व्यक्ति जो सिर्फ दूध पीता है और दूध के अलावा कोई और दूसरा भोजन ग्रहण नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी बीमारी हो सकती है। चलिए, पॉइंट नंबर 11 में आते हैं। देखिए, 2 ऐसे विटामिन हैं, ठीक है ना, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है हमारे शरीर में, है ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट किसको कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर से लड़ते हैं। तो 2 विटामिन जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो है विटामिन सी और विटामिन ई, ठीक है ना। चलिए, 2 विटामिन है ना वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करने वाले विटामिन कौन कौन से हैं भाई? एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करने वाले
विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये जो दो विटामिन है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अभी आपको क्या बताया गया है? एंटीऑक्सीडेंट वैसे चीज होते हैं जो कि कैंसर से लड़ते हैं। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये पॉइंट नंबर अभी हम लोग 11 पर बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 12 पर बात करते हैं। देखिए विटामिन ई का एक और नाम है ना, इसको ब्यूटी विटामिन कहा गया है। विटामिन ई का एक और नाम है ब्यूटी विटामिन। चलिए तो किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? एक सवाल के रूप में लेते हैं, किस विटामिन को, ठीक है ना, ब्यूटी विटामिन, एक बहुत अनोखा नाम है, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, और वह है विटामिन ई। चलिए, और वह है विटामिन ई जिसको हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। देखिए किसी भी विटामिन का शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन केवल दो विटामिन है जिसका हमारे शरीर में सिंथेसिस होता है। वह है विटामिन, एक है विटामिन आपका डी और एक है विटामिन के। ये ऐसे दो विटामिन है जिसका सिंथेसिस, जिसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। चलिए तो विटामिन का पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात जान ले कि शरीर में विटामिन बनता नहीं है। सारे विटामिन को आपको बाहरी तौर पर लेने होते हैं, लेकिन दो विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर बनता है और उसके लिए कोई बाहरी स्रोत की आवश्यकता ज्यादातर नहीं है, वह है विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, चलिए तो विटामिन का एक इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप कौन से विटामिन है भाई, जिसका मतलब अगर हम बात करें कि शरीर में संश्लेषण होता है तो वह है विटामिन, चलिए विटामिन डी एंड विटामिन के। ये ऐसे दो विटामिन है जिसका शरीर में संश्लेषण होता है। कौन सा विटामिन, बहुत ही हाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब महत्वपूर्ण बात है कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है, तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, मानते हैं, हार्मोन होना चाहिए, ठीक है ना, हार्मोन होना चाहिए। चलिए विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। चलिए तो ये विटामिन संबंधी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए यदि शरीर में है ना मैग्नीशियम का अभाव हो जाए तो हमारा हृदय का जो बीट है ना वो कंट्रोल्ड नहीं होता, यानी कि हृदय के बीट को, हृदय स्पंदन को नियंत्रित रखने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वह है पोटासियम, सोडियम और पोटासियम, ठीक है ना। ये हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हार्ट आप ऐसे समझिए कि शरीर में हृदय स्पंदन है ना, हृदय स्पंदन, शरीर में हृदय स्पंदन को नियंत्रित रखने वाला, ठीक है ना, खनिज कौन सा है भाई? तो खनिज है मैग्नीशियम, ठीक है ना, जो कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित रखता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, देखिए कि कौन सा विटामिन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा विटामिन कोएंजाइम का काम करता है। तो बी कॉम्प्लेक्स के अधिकांश विटामिन है ना कोएंजाइम का काम करते हैं। चलिए बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है ना, B6, B9, B12, कई तरह के विटामिन है। तो अधिकांश जो विटामिन है वो कोएंजाइम का भी काम करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अधिकांश विटामिन, ठीक है ना, चलिए अधिकांश विटामिन, ठीक है ना, अधिकांश विटामिन कोएंजाइम का काम करते हैं, कोएंजाइम का कार्य करते हैं। चलिए यह हमारा पॉइंट नंबर 16 था। पॉइंट नंबर हम लोग 17 की ओर मूव करते हैं। चलिए देखते हैं
एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है कार्टिसोन। कार्टिसोन हार्मोन ये कहां से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से ये स्रावित होता है। चलिए कार्टिसोन, हार्मोन का स्राव, ठीक है ना, एड्रिनल है ना ग्लैंड से होता है। चलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात को आगे चलते हैं। एक हार्मोन का नाम है लड़ो या उड़ो, है ना, लड़ो या उड़ो, है ना, फाइट और फ्लाई। ये कौन सा हार्मोन को लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल, ठीक है ना। चलिए लड़ो या उड़ो के नाम से जाने जाने वाला है ना विटामिन के नाम से ज्ञात, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं लड़ो या उड़ो के नाम से ज्ञात विटामिन कौन सा है, सॉरी ज्ञात हार्मोन कौन सा है जो लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो वह एड्रिनल, वह एड्रिनल हार्मोन जो है ना, इसको कहा जाता है लड़ो या उड़ो। चलिए पॉइंट नंबर 9 हम आते हैं। देखिए अब कुछ बीमारियों को ले लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एमएमआर क्या है? एमएमआर एक वैक्सीन का नाम है, ठीक है ना। एमएमआर एक वैक्सीन का नाम है जो कि दिया जाता है किस स्थिति में? मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है ना। चलिए एमएमआर क्या है? स्टेरॉइड है, हार्मोन है, ऐसे सवाल आता है, ठीक है ना। वैक्सीन है, एंजाइम है, ये क्या है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एमएमआर, ठीक है ना, वैक्सीन है। एमएमआर एक वैक्सीन का नाम है, ठीक है ना, वैक्सीन है, ठीक है ना, जो मीजल्स, खसरा, चलिए मम्स, है ना, गलसुआ तथा रूबेला, ठीक है ना, से बचाव के लिए दिया जाता है, से बचाव के लिए दिया जाता है। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 18 रहा, 19 रहा। पॉइंट नंबर 20 आते हैं। चलिए देखिए सैनवेक बी एक वैक्सीन है, एक वैक्सीन का नाम है सैनवेक बी, और ये वैक्सीन दिया जाता है हेपेटाइटिस बी से बचाव में, ठीक है ना। सैनवेक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सैनवेक बी वैक्सीन, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। और बीमारी का नाम क्या है? हेपेटाइटिस, ठीक है ना, बी से बचाव के लिए दिया जाता है, बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है सैनवेक बी। चलिए बात करते हैं 21। पॉइंट नंबर हमारा 21 है। देखिए यूरेमिया क्या है? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। यूरेमिया किसको कहते हैं भाई? यूरेमिया में क्या होता है? चलिए है ना, रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ जाना, ठीक है ना, यूरेमिया कहलाता है। चलिए ये हमारा जो पॉइंट था, ये पॉइंट 20 था, ये पॉइंट 21 है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये हमारा जो है पॉइंट है 21 है, ठीक है ना। चलिए यूरेमिया क्या है? तो यूरेमिया में क्या होता है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मानव मूत्र में, मानव यूरिन में यूरिया की कितना मात्रा होता है, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 22, मानव मूत्र में यूरिया, है ना, 2% होती है, 2% होती है। चलिए पॉइंट नंबर आते 23 में। मांसपेशी में किस चीज के जम जाने से या एक्युमुलेट हो जाने से, एकत्र हो जाने से थकान महसूस होता है? तो वह लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना, के एकत्र होने से, ठीक है ना, थकावट महसूस होती है, थकावट, है ना, महसूस होती है।
किस चीज के एकत्र हो जाने से, मांसपेशी में किस चीज के एकत्र हो जाने से। यदि कोई एथलीट है, दौड़ रहा है, कोई धावक है, दौड़ रहा है, उसको थकावट कब होता है, जब उसके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। चलिए, दूध का खट्टा होना है ना, इसके लिए भी लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो लैक्टिक अम्ल के कारण है ना, लैक्टिक अम्ल के कारण है ना दूध खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 25 में चलते हैं। देखिए, जो हमारा किडनी है, किडनी में जो पथरी जो जमता है, जो पथरी बनता है, वो पथरी किस चीज का होता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानो किडनी में, ठीक है ना, बनने वाली पथरी किस चीज का बना होता है, ठीक है ना। चलिए, किडनी में बनने वाला पत्थर या ये स्टोन कहते हैं उसको इंग्लिश में, स्टोन, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम, ठीक है ना, ऑक्जेलेट, ठीक है ना, का बना होता है। चलिए, ये हमारा पॉइंट नंबर रहा 26 अब आया है, ये था अभी 25 था। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मानव शरीर में है ना निषेचन कहाँ होता है। निषेचन है कि शुक्राणु डिंब को कहाँ जाकर निषेचित करता है, तो वह फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, ठीक है ना। चलिए, तो मानव शरीर में ठीक है ना, निषेचन का मतलब क्या है कि सॉरी, मानव शरीर में निषेचन, ठीक है ना, ये कहाँ होता है, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं हिंदी में डिंब वाहिनी। चलिए, हम लोग बात करते हैं 27 पॉइंट नंबर, हम लोग आते हैं 27 में। चलिए, एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए हैं, और ये आगे आने के लिए मतलब ये तत्पर रहते हैं, आप ऐसे समझ के चलिए। किस बीमारी, अगला हमारा पॉइंट है कि किस बीमारी के इलाज में करी पत्ता, है ना, वो घर घर में होता है करी पत्ता, है ना, हम लोग सब्जी में या और भी चीजों में डाल करके उसका सेवन करते हैं। तो करी पत्ता का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है, तो वो बीमारी है मधुमेह है, ठीक है ना। चलिए, करी पत्ता का प्रयोग, ठीक है ना, मधुमेह के इलाज में, मधुमेह मतलब डायबिटीज, मधुमेह आप इसको कम समझ सकते हैं, डायबिटीज के इलाज में किया जाता है। चलिए, अब हमारा अगला बात है वो रिलेटेड बीमारी से ही है, कुनैन, ठीक है ना। कुनैन जिसको प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से, इसका प्रयोग होता है मलेरिया के इलाज में, ठीक है ना। कुनैन एक औषधि है, आप ऐसे समझिए, कुनैन का प्रयोग, ठीक है ना, मलेरिया के इलाज में किया जाता है, मलेरिया के इलाज में किया जाता है, कुनैन का प्रयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। चलिए, हम लोग बात करते हैं 29 में, परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र में, है ना, खून का थक्का जम जाना, है ना, इसका पता किस रेडियो आइसोटोप से लगाया जाता है, तो वह सोडियम 24, ठीक है ना। चलिए, सवाल करा गया कि रक्त परिवहन तंत्र में, ठीक है ना, रक्त का थक्का होना, रक्त का मतलब ब्लड क्लॉटिंग, थक्का होने का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो वह है सोडियम, ठीक है ना, 24, ठीक है ना, आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए जो इंपॉर्टेंट जो आइसोटोप है उसका नाम है सोडियम 24। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल के रूप में उसे देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग, ठीक है ना, सवाल के रूप में है, निम्न में किसका प्रयोग, ठीक है ना, बारूदी सुरंग का पता लगाने में किया जाता है,
हम किसका प्रयोग बारूदी सुरंग का पता लगाने में करते हैं? चलिए ऑप्शन ये रहा आपका, पहला है आपका मधुमक्खी, पहला आपका है मधुमक्खी, दूसरा आपका है बर्रा, बर्रा मतलब हड्डा, चलिए तीसरा है तितली, और चौथा है आपका जो है वो पतंगा, कीट पतंगा। चलिए किसका प्रयोग हम लोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने में करते हैं? इसका राइट आंसर होना चाहिए मधुमक्खी। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं 31। चलिए अब हम आते हैं 31। चलिए देखिए 31 में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? नाम है तो फॉक्स, लेकिन एक चमगादड़ है। भारतीय वन के मामलों में अगर कहा जाए, भारत में कहा जाए कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ का नाम है। फ्लाइंग फॉक्स एक फॉक्स नहीं है, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है ना। चलिए एक चमगादड़ है जिसका नाम दिया गया है फ्लाइंग फॉक्स। चलिए तो ये सभी बातें बच्चों बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं रानी खेत। देखिए एक है रानी खेत, है ना, बीमारी है, ठीक है ना। चलिए रानी खेत बीमारी का संबंध किस जानवर से है? रानी खेत बीमारी का संबंध, रानी खेत बीमारी का संबंध मुर्गी से है, ठीक है ना। रानी खेत बीमारी का संबंध जो है वो मुर्गी से है। चलिए एथलीट फुट बीमारी होता है किसके कारण? तो फंगस के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एथलीट फुट नाम है बीमारी का, एथलीट फुट, ठीक है ना। चलिए बीमारी का संबंध, बीमारी का संबंध, ठीक है ना, फंगस, है ना, फंगस, फफूंद, जिसको आप हिंदी में कहते हैं फफूंद, से है। एथलीट फूड का संबंध जो है ना वो फंगस से है। चलिए भोजन में जो फूड पॉइजनिंग होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो साल्मोनेला बेसिलाई, ठीक है ना। चलिए इसको फूड पॉइजनिंग कहिए, भोजन विषाक्त भोजन, है ना, फूड पॉइजनिंग। चलिए फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला बेसिलाई के वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। तो फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम क्या है? के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बैसिलस है, ठीक है ना, उसका नाम है साल्मोनेला बैसिलस, साल्मोनेला, है ना, बैसिलस है, बैसिलस है। चलिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस कलर, किस रंग में सबसे ज्यादा होती है? तो वो है रेड रंग में, और किस रंग में सबसे कम होता है? तो वो है हरा रंग में। चलिए प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ों में होता है, ठीक है ना, पौधों में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, लाल रंग में, लाल में, ठीक है ना, लाल में, तथा सबसे कम, तथा सबसे कम हरा में होता है, हरा में होता है। और एक बात और है कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायोलेट रेज, है ना, यूवी रेज में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूवी रेज, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज तथा इंफ्रारेड, तथा इंफ्रा रेड, है ना, में, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। ये दो में, है ना, यूवी रेज में और इंफ्रारेड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। चलिए अब हम आते हैं 37। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस का नाम क्या है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, आवश्यक, आवश्यक गैस का नाम क्या है? तो वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 38 में हम लोग आते हैं। देखिए हरे मतलब कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह एसिटिलीन, ठीक है ना। चलिए हरे फलों को, हरे फलों को पकाने के लिए, पकाने के लिए, ठीक है ना, एसिटिलीन, एसिटिलीन, चलिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है।
चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो काफी बार वो पूछा जा चुका है कि गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए ना किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, किस हार्मोन का सुई दिया जाता है, तो उसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है ना। चलिए, गाय और भैंस में, गाय एवं भैंस में, ठीक है ना, दूध उतारने के लिए, दूध उतारने के लिए है ना किस, है ना, हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, का इंजेक्शन दिया जाता है, ये सवाल के रूप में है। चलिए, किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन। चलिए, ये ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना, इसका प्रयोग किया जाता है हार्मोन, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए। देखिए, रतन जोत, जिसका नाम है जेट्रोफा, का प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसका प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है, तो वह रतन जोत, ठीक है ना, जिसका एक और नाम है जेट्रोफा। चलिए, रतन जोत, चलिए, जिसका नाम है, एक और नाम है जेट्रोफा, ठीक है ना, का प्रयोग, ठीक है ना, डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है, डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। आते हैं पॉइंट नंबर 41। चलिए, देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो वह है मैग्नीशियम। चलिए, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में कौन सा धातु, कौन सा धातु आयन पाया जाता है, कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो वह है मैग्नीशियम। इसका आंसर जो होगा वो होगा मैग्नीशियम। चलिए, अब हमारा अगला बात क्या है कि देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए, कुछ आपके हैं जिसको जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है ना, तो नील हरित शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गाई का प्रयोग किस फसल के उपजाने में इसका इस्तेमाल होता है, तो धान के फसल, है ना, चावल का फसल, चावल की खेती में, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गाई का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के तौर पर। ठीक है ना। चलिए, ब्लू ग्रीन, इसको आप नील हरित शैवाल कहिए, नील हरित शैवाल, ठीक है ना, का प्रयोग, का प्रयोग, ठीक है ना, धान के खेतों में, धान के खेतों में जैव उर्वरक के तौर पर किया जाता है, जैव उर्वरक के तौर पर किया जाता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए, कौन सा जो बकरी है, बकरी की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वह जमुना परी। ठीक है ना। चलिए, बकरी की कौन सी प्रजाति, बकरी की कौन सी स्पेसीज कहिए, कौन सी प्रजाति, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वह है जमुना परी, वह प्रजाति का नाम है जमुना परी। चलिए, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे पीसेस में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा स्नेक घोंसला बनाता है। एकमात्र एक स्नेक है जिसको किंग कोबरा कहते हैं, नागराज, ये घोंसला बनाता है। ठीक है ना। चलिए, कौन सा स्नेक, कौन सा स्नेक, है ना, घोंसला बनाता है, कौन सा स्नेक घोंसला बनाता है, तो वह है किंग कोबरा, वह है किंग कोबरा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नागराज। चलिए, ये नागराज जो है ना, ये क्या करते हैं, ये एकमात्र स्नेक हैं जो कि घोंसला बनाते हैं। चलिए, 45 में हम लोग आते हैं। हाइड्रोफाइटा क्या है, हाइड्रोफाइट क्या है। देखिए, हाइड्रोफाइट पानी में उगने वाले पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट। ठीक है ना। चलिए, जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, सवाल के तौर पर है, क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है हाइड्रोफाइट।
इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो है ना, ये जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद हम आगे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वह नाइट्रोजन। ये पॉइंट नंबर हमारा जो होगा वो 46 होगा। चलिए, गेहूं की खेती में ना किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो वह है नाइट्रोजन। चलिए, एक है कि कौन सा एंजाइम, ठीक है ना, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन सा एंजाइम, ठीक है ना, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रिप्सिन, है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रिप्सिन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 48 में। चलिए, संवहनी वैस्कुलर प्लांट में जो पानी होता है जड़ से तना पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है? वो किस टिश्यू का है? तो जाइलम टिश्यू, ठीक है ना। चलिए, संवहनी पौधों में, संवहनी वैस्कुलर प्लांट इसको आप इंग्लिश में कहिए, ठीक है ना। संवहनी पौधों में, चलिए, है ना, पानी जड़ से ऊपरी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? किस टिश्यू का है? तो जाइलम और फ्लोएम, ये प्लांट में दो टिश्यू होते हैं। तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वो नीचे से पानी लेकर के और ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। का कार्य किसका है? तो वो है जाइलम टिश्यू का। जाइलम ऊतक का काम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। 49 में देखते हैं कि 49 हमारा क्या है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो आर्टीथर एक औषधि है और इसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज में, ठीक है ना। चलिए, आर्टीथर औषधि का प्रयोग, ठीक है ना, मलेरिया के इलाज में किया जाता है। मलेरिया के इलाज में किया जाता है। चलिए, और लास्ट सवाल है कि काला जार, ठीक है ना, काला जार का वाहक मक्खी कौन है? कौन सी मक्खी, है ना, काला जार को फैलाती है? तो वह सैंड फ्लाई, ठीक है ना। चलिए, काला जार को फैलाने के लिए जिम्मेदार मक्खी का नाम है जिसको हम कहते हैं सैंड फ्लाई, ठीक है ना। देखिए, सीसी फ्लाई जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, और जो काला जार फैलाने का काम करता है सैंड फ्लाई करता है। तो बच्चों, आज का हमारा इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉप 50 पॉइंट्स को देखे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा, लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में आपको कई इसी तरह की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली बातें देखने को मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा? आपको किस तरह की बातें अनुभूति हुई? इसमें क्या आपने कुछ प्लस माइनस क्या पाया? तो यह बात कहने के लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपना कमेंट जरूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके कि इस वीडियो में क्या और सुधार करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अगर वीडियो हम लाख अपने सोच से बढ़िया बना दे, फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहता है। ये सुधार वाली बातें सामने वाला व्यक्ति ही पॉइंट आउट कर सकता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों की, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब आप काइंडली जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।